पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां नगरीय स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की राजनीति गर्मा गई है। आज हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही ये चुनाव कराने का निर्देश दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला किया। उसने 5 दिसंबर का सरकार का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। उसने 2017 में हुआ रैपिड ओबीसी सर्वे को भी खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि स्थानीय निकाय में ओबीसी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू नहीं किया गया। अब इसे लेकर राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव न कराए जाए। वहीं अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की आरक्षण विरोधी नीति का हिस्सा करार दिया है। आइए देखते हैं कि आज हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। और हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन था सरकार का, उसे रद्द कर दिया है, जिसमें कि स्थानीय निकाय चुनाव कराने की बात कही गई थी। 2017 में जो राज्य सरकार की ओर से रैपिड ओबीसी सर्वे कराया गया था, उसे भी आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय के चुनाव करा लिए जाएं और साथ ही जितनी ओबीसी सीटें 5 दिसंबर के आदेश के तहत आरक्षित की गई थी, उन्हें सामान्य मान लिया जाए। यह हाईकोर्ट की ओर से फैसला आया है। और जिस ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जिसकी बुनियाद पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मार्च में इसी तरह का मामला जब सामने आया था महाराष्ट्र का, तो वहां स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर त्रिसूत्री जांच की बात कही थी। इस त्रिसूत्री में क्या बात कही गई थी? इसमें यह कहा गया था कि सबसे पहले तो राज्यों के भीतर ही स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाए। यह जो आयोग आंकड़े देगा, उस आंकड़े के आधार पर ही आरक्षण का आकार तय किया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी थी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी आरक्षण मिलाकर स्थानीय निकाय की 50% से अधिक सीटें आरक्षित ना हो। ये 3 बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई थी। और आपको बता दें कि इसी 5 तारीख को यूपी में स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए राज्य सरकार ने आरक्षित सीटों की सूची जारी की थी। इसके अनुसार 17 नगर निगम, 200 नगर परिषद और 545 नगर पंचायत के चुनाव होने थे। इस त्रिस्तरीय शहरी निकाय चुनाव के लिए 7 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगे गए थे। अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, प्रयागराज, ये सब जो थे ये ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए थे। इसमें अलीगढ़ और मथुरा, वृंदावन ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया था। वहीं अगर नगर परिषद की बात करें तो 54, नगर पंचायत में 147 ये पद, अध्यक्ष के जो पद थे, ये ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए थे। तो इस तरह से ये पूरा खाका यूपी सरकार ने तैयार किया था, जिस पर कि अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और इसके बाद यूपी सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बीजेपी पिछड़ों और दलितों की विरोधी है। बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव न कराया जाए, यह कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग की गई है। और साथ ही रामगोपाल यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, यह सरकार की साजिश का नतीजा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी ओर से टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित किया जाएगा, यानी वही जो त्रिसूत्री फार्मूला सुप्रीम कोर्ट का है, उसी के आधार पर ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित करने की बात कही गई है। उन्होंने यह भी कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अगर आवश्यक हुआ तो आज के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान और स्वागत करते हैं, लेकिन बीजेपी जब भी चुनाव कराएगी वो आरक्षण के साथ ही वहां पर चुनाव कराएगी। तो यह स्पष्ट हो गया है कि अभी फिलहाल वहां चुनाव नहीं होने जा रहे हैं और बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, यह राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया। तो इस तरह से यह आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से हावी होता दिखाई दे रहा है। कम से कम यूपी की राजनीति में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक वत्स हैं, नेता बीजेपी, और साथ ही राजीव राय हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगा। आज जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद योगी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव जब भी होंगे ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी सरकार संकोच नहीं करेगी। और यहां पर यह भी दर्शकों को याद दिला दें कि यूपी का मामला अपने आप में अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहां तक कि बिहार में भी
उड़ीसा में भी, झारखंड में भी, तमाम इन राज्यों में ये मामले सामने आते रहे हैं। और जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल टेस्टिंग फार्मूला है, जब वो लागू नहीं किया गया तो हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। अखिलेश जी, जब ये माननीय योगी जी आज बयान दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसी स्थिति आई ही क्यों? साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के फैसले और हाई कोर्ट के बार बार पूछे जाने के बावजूद इन्होंने अपने वकीलों की बैटरी लगाकर इसमें एक साजिश रची। उनको अंदाजा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अंदाजा नहीं था कि इतनी तीव्र प्रतिक्रिया और विरोध होगा इससे। अब वो फंस गए हैं। दो बातें हैं, हमारे मैनपुरी और खतौली के उपचुनाव में पिछले दिनों में 3 राज्यों में चुनाव हुआ, 5-7 उपचुनाव हुए, उसमें खाली 2 जगह जीते। ये एक टालना चाहते थे या अपने शर्तों पर अपने लोगों को जिताना चाहते थे। जो पार्टी हम सबको, आपको भी याद होगा, एक जात की पार्टी है, एक धर्म की पार्टी है, एक जात की पार्टी है, वो पार्टी एक जात के मुट्ठी में बंद हो गई है। चाहे उत्तर प्रदेश के वाइस चांसलर से लेकर तमाम भर्तियों प्रोफेसरों में देख लिया जाए। उसी नहीं, मैं बता रहा हूँ, आरोप लगाए हैं, अखिलेश जी जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं इस पे आलोक जी की टिप्पणी ले लेता हूं। आलोक जी, शुरुआत में जो राजीव जी ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि सरकार को यह जानकारी थी, इसके बावजूद भी जिस तरह से कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी वैसी लड़ाई नहीं लड़ी, और इसी का नतीजा है कि अब ये रोक लग गई है। देखिए अखिलेश जी, राजीव जी कुछ भी कहें, इनकी पार्टी तो जातिगत पार्टी है। ये जाति से हटेंगे, ये चले जाएंगे शून्य में। लेकिन जिस तरीके से और भी जगहों पर और भी राज्यों में रोक लगाई हाईकोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो त्रिपक्षीय फैसला जो उन्होंने कहा था कि इसको उस ढंग से लागू करना है, तो हम तो अभी भी अडिग हैं कि जब तक आरक्षण का मुद्दा हम सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक हम चुनाव में नहीं जाएंगे। लेकिन आलोक जी, ये एक जाति का प्रश्न नहीं है जो आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। ये सारे जो ओबीसी तबका है उसके अधिकार की बात है। और आप जानते हैं कि जो 73वां 74वां संशोधन हुआ था संविधान में, उसमें यह बात कही गई थी और ये अधिकार राज्य सरकारों को छोड़ दिया गया था कि आपको उनकी नुमाइंदगी देनी है। लेकिन यह बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से कहता आया है कि यह फैसला आप पॉलिटिकल एक्सक्लूजन के आधार पर, इंक्लूजन के आधार पर कीजिए कि उनकी राजनीति में कितनी उनकी पकड़ या नहीं है। तो ये सबको आवाज देने का मुद्दा है, किसी एक जाति का मुद्दा नहीं है। मानता हूं आपको, आपकी बात, लेकिन हमने तो स्पष्ट किया ना कि हम बगैर आरक्षण के चुनाव में नहीं जाएंगे। तो हम कहां से विरोधी हो गए ओबीसी के? ये तो हाईकोर्ट का फैसला है। और अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिस तरीके का व्यवस्था लागू करने के लिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आयोग गठित करके हम उसकी भी विवेचना करेंगे और उसको लागू करेंगे। लेकिन आपके पास समय था, आपने अभी तक आयोग फिर गठित क्यों नहीं किया? और फिर दूसरा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ ये भी आता है, राजीव जी को मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगा। राजीव जी, प्रश्न ये भी उठता है कि जो 2011 में हमारे यहाँ सेंसस हुई थी, उस सेंसस के अगर आंकड़े आ गए होते तो क्या आपको लगता नहीं कि आज अलग अलग राज्यों में ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसके कारण जो चुनाव टलने की बात हो रही है लगातार कि अगर ओबीसी का आरक्षण नहीं देंगे तो फिर चुनाव नहीं होंगे और इस कारण चुनाव टलता जा रहा है, तो ये भी तो एक तरह से नुकसान की बात है। समाजवादी पार्टी तो हमेशा से मांग करती है सेंसस की, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करती है। हमारी सोच ही है, हमारी विचारधारा है, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं जो पिछला लाइन कंप्लीट कर रहा था, इसीलिए कंप्लीट कर रहा था, मुझे पता था भारतीय जनता पार्टी के साथी घूम फिर कर उसी पर आ जाएंगे बेसब्री से। मैं इसलिए कुछ चंद उदाहरण दे रहा था, लेकिन इसको उलझाऊंगा नहीं। अब इनके बयान को सुनकर कितने बेचारे नादान हैं, भोले हैं, ज्ञानी हैं, सरकार इनकी, सिस्टम इनका, और बोल रहे हैं हम तो प्रतिबद्ध है कि जब तक आरक्षण नहीं होगा हम चुनाव में नहीं जाएंगे। अरे भैया, तो रोका किसने था? एनडीटीवी ने रोका था या राजीव राय ने रोका था? ये तो जब आप एक्सपोज हो गए तो फेस सेविंग में इस तरह के बयान दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि आपका असली चेहरा इस समय सामने आ गया है। और फिर जब हम पर जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, जी थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के वाइस चांसलर को, जिले में डीएम की, जिले में एसपी की, प्रोफेसरों की भर्ती पर एक जात विशेष की संख्या को गिन लीजिए। पहले आईना देख लिया करिए, फिर किसी और को आईना दिखाने का काम क्या करिए। आप एक्सपोज हो चुके हैं, ना तो आपको बाबा साहब पर यकीन है, ना तो संविधान पर यकीन है। आप कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ठीक है राजीव जी, अब आपने अपनी बात के लिए उनको, आलोक जी को भी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हम सबको समान अवसर देने का हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। हम एक पक्ष के बारे में नहीं बात करेंगे। आलोक जी, आप भी अपनी बात रखें। अजीत जी, आप बहुत सी
अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, ये समाजवादी के समावेश में है। हम वैसी लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे। लेकिन आप मुझे आईना दिखाएंगे? अरे यादव परिवार का 35 आदमी विभिन्न पदों पर। आलोक जी, मुद्दा दूसरा है। मुद्दा इसका नहीं कि समाजवादी पार्टी में यादव परिवार के कितने लोग हैं। मुद्दा यह है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वो आरक्षण के साथ होगा या नहीं होगा। और ये केवल यूपी का प्रश्न नहीं है, ये कई अन्य राज्यों में भी हो रहा है। आप व्यक्तिगत बातें ना करें प्लीज आलोक जी। किसने किया था? वाइस चांसलर और डीएम की बात किसने की थी? मैंने की थी। अब आप मुद्दे पे आ जाइए ना आलोक जी, उसको छोड़ दीजिए। मैंने उनको वहां पे बीच में रोक दिया था। आलोक जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए कि आरक्षण का मुद्दा जो है उसको लेकर के क्या रणनीति रहेगी, और क्या लगता है कि ये कहीं चूक हुई थी जिसके कारण ये मुद्दा इतना बड़ा बना है? मुद्दा यह है अखिलेश जी कि जितना पार्लियामेंट के चुनाव में जितनी ओबीसी को हमने टिकटें दी, जितना विधानसभा के चुनाव में हमने ओबीसी को टिकटें दी, यह इस बात का प्रमाण है कि हम उनके हितैषी हैं या उनके विरोधी हैं। ठीक है। लेकिन अब जब यह मामला यहां फंस गया है तो हम उसके निराकरण में जाएंगे। हमको, मैंने कहा ना, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ठीक है। राजीव जी, आखिर में मेरे पास 1 मिनट बचा है। केवल मुद्दे पर अगर हम बात करें, आपके हिसाब से राज्य सरकार को क्या करना चाहिए बिना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के? आपका सुझाव क्या है प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते इस मुद्दे के हल के लिए? नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। बट एक चीज 5 सेकंड में अखिलेश जी कहना चाहूंगा। मैं सबसे सीनियर मोस्ट स्पोक्समैन हूं और आपके साथ भी कई बहस कर चुका हूं। जिस तरह के ये फर्जी लोग आरोप लगाते हैं, कभी जिंदगी में अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल न तो मैंने व्यक्तिगत जिंदगी में किया, न चैनलों की जिंदगी में किया है। इसलिए ऑन रिकॉर्ड सच बात जाना चाहिए। दूसरी बात जो आप सुझाव बोलने की बात कर रहे हैं, दूसरी बात जो आप सुझाव मांग रहे हैं, हाँ। सुझाव बिल्कुल साफ है। जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे, ईमानदारी से उन दिशा निर्देशों का पालन करके, चिन्हित करके, साइंटिफिक स्टडी करके अदालत के पास गए होते तो अदालत शायद इस चुनाव को भी इस तरह करने के आदेश नहीं दी होती। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ज्ञान जागेगा, अंतरात्मा जागेगी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आलोक में इस चुनाव को कराया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से अपनी बात रखने के लिए, इस जटिल मुद्दे को समझाने के लिए सरल शब्दों में दर्शकों के लिए। फिलहाल हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। मिशन तमिलनाडु के तहत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। जेपी नड्डा ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता पाला बदलकर बीजेपी के साथ आएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से देश आगे बढ़ रहा है। We are proactive, we are pro-responsive, we are pro-responsible, and that is why the world believes in Modi's leadership as far as the management and the leadership is concerned. तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।